हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो क्लास लेकर आए हैं वो आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं प्राचीन काल भारत उसके ऊपर में। प्राचीन काल भारत में आप लोगों को इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ाए हैं मगध का उत्कर्ष के बारे में पढ़ाए हैं। आज मगध का उत्कर्ष के बाद में हम पढ़ाए थे आपको बिंबिसार मगध कैसे शक्तिशाली बना था। तो यही शक्तिशाली के बाद में जो आपको वंश पढ़ाए थे, कौन कौन सा वंश पढ़ाए थे आपको पता होगा। नंद वंश, शिशुनाग वंश, ये सारा वंश आपको पढ़ा देते। लास्ट में आपको पढ़ाने वाला कौन सा वंश थे? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश से जो पहले आपको जो मौर्य वंश से पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ था इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं विदेशी आक्रमण कैसे हुआ था भारत में। मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे हुआ था? विदेश का जो सबसे पहला जो आक्रमण किया था कौन किया था, ये इसके बारे में। सबसे पहला जो आक्रमण किया था विदेशी आक्रमण हुआ था भारत पे, वो ईरानियों ने किया था। ईरान, याद रखिएगा, ईरानी ने आक्रमण किया था भारत पे। प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के ने किया था। कौन सा? हकमनी वंश का वहां पे शासन चलता था ईरान में। हकमनी वंश जो था सबसे पहले भारत पे क्या किया था? ये किया था, क्या किया था? शासन किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, आक्रमण किया था। तो इसमें हम कैसे किया था? अच्छा, एक बात हम भारत के मैप से जानते हैं, जो इस साइड में क्या था, इस साइड में बिहार के साइड में किस मगध साम्राज्य विस्तार हो रहा था, मगध विस्तार होता। लेकिन इधर के नीचे वाला भाग क्या है? ये जल से भरा समुद्री भाग है, तो यहाँ से तो कोई विदेशी आक्रमण हो नहीं सकता है। ऊपर में क्या है? ये हिमालय पर्वतमाला है, तो इसके हिमालय के ऊपर में तो आ नहीं सकता है विदेशी। तो उसका बचा क्या? पश्चिमी भाग से उसने आक्रमण किया। और पश्चिमी भाग वहां पे माना जाता है, कोई मगध में तो राजा शक्तिशाली था, लेकिन पश्चिमी भाग में कोई राजा ऐसा शक्तिशाली नहीं था। तो इसीलिए विदेशियों ने उसका लाभ उठाया और उसने पश्चिमी सीमा से उसने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो ईरानियों ने किया था, याद रखिए। और वो कौन सा वंश था? हकमनी वंश का शासन के द्वारा किया गया था। अच्छा, इसका संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय था। जो हकमनी वंश का जो संस्थापक कौन था? वो साइरस द्वितीय था। लेकिन साइरस द्वितीय क्या भारत पे तो आक्रमण किया, लेकिन वो असफल आक्रमण माना गया। वो बेचारा अपना चल गया, मतलब कि उसको युद्ध में हार गया, नहीं कर पाया युद्ध, वो अपना चल गया। ठीक है, असफल आक्रमण माना जाता है। ठीक है, तो साइरस द्वितीय क्या हो गया? उसको माना जाता असफल आक्रमणकारी था। वो उस सफल आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन भारत पे प्रथम जो सफल आक्रमण किया था ईरानिया, उसका नाम था डेरियस वन। डेरियस, उसका नाम दारा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, दारा आप लोग जानते हैं ना, दारा के नाम से भी डेरियस को, प्रथम वन को जाना जाता था। ठीक है, तो वो ईरानियों ने था सबसे पहले जो प्रथम आक्रमण किया था, सफल आक्रमण कौन किया था? डेरियस वन, जिसको दारा के नाम से। डेरियस ने भारत में पश्चिम उत्तर भाग को जीता और ईरान का 20वां प्रांत बना लिया। मतलब क्या? दक्षिण मतलब पश्चिम भाग को ना क्या किया, वो डेरियस ने जीत लिया और ईरान का 20वां प्रांत बना लिया। ठीक है, जहां से उसको 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति होता था। जहां से ये जो आप देख रहे हैं गांधार और कंबोज, वहां से उसने 20वां प्रांत बना दिया इसको। और उसके वहां से क्या क्या मिल रहा था? 360 टैलेंट सोना। मतलब टैलेंट का मतलब ये होता है जो ईरानिया भाषा था वहां का। ठीक है, वहां से 360 टैलेंट स्वर्ण प्राप्ति होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सबसे सफल आक्रमण कौन 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 क्या था? डेरियस वन क्या था। ठीक है, वहां से क्या मिला उसको? बहुत बार क्वेश्चन है। और ईरान का 20वां प्रांत बना लिया था। ठीक है, याद रखिए। वहां से कितना टैलेंट सोना मिलता था? 360 टैलेंट सोना मिलता था, याद रखिएगा। उसके बाद में जब ईरानिया जो भारत में आया ना, तो कुछ तो अपना वो संस्कार लेकर आएगा, कुछ कला लेकर आएगा। वैसे ही ईरानिया क्या किया, जो भारत में जब आया तो ईरानियों, तो वो कुछ संस्कार लेकर आया। ठीक है, बहुत सारा राजा है, लेकिन वो क्या किया, उसके बाद में उसका धीरे धीरे उसका प्रभाव भारत में खत्म होते गया। तो लास्ट में उसके बाद में उसका कला क्या प्रभावित हुआ? देखिए, भारत में क्या खरोष्ट लिपि का जन्म हो गया। क्यों? कि ईरान में क्या चल रहा था? अरमाइका लिपि चल रहा था। अरमाइका लिपि जो था वो ईरान का एक लिपि था, और भारत को वो इसी लिपि से क्या जन्म दे दिया? भारत में क्या जन्म हो गया? खरोष्ट लिपि का जन्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? बाद में उसके
इसी लिपि से कला से मौर्य काल के बारे में भी जानकारी मिलता है। जैसे आप अशोक जो स्तंभ सब बनाए थे ना, ये ईरान का ही कुछ दिया हुआ था, ठीक ना, ईरान का ही दिया हुआ कला है। जैसे हाथी का गुफा बनवाया, ये सब जितना भी है ना, ये सब बनवाया था स्तंभ सब अशोक, तो ये ईरान का ही कला से ही बनवाया था, उसी का नाम से जाना जाता है जो बनवाया था। ठीक है, उसके बाद आर्थिक संबंध क्या हुआ, उसके बाद में ईरान और भारत का आर्थिक संबंध होने लगा, मतलब ये होने लगा। ठीक है, उसके बाद में उसका जो अंतिम शासक था ईरान का, वो कौन था? ईरान वंश का अंतिम शासक कौन था? डेरियस III था, डेरियस तृतीय था, जो कि सिकंदर ने उसे पराजित कर दिया और हखमनी वंश को भारत से खत्म कर दिया, मतलब भारत से उसको हटा दिया। डेरियस III क्या को उसने क्या, सिकंदर जो था, जो कि यूनानी था, अब वो आक्रमण कर दिया डेरियस III पे, और डेरियस III को उसने हटा दिया, और उसके बाद में अब सिकंदर का दौर चलने लगा, जिसको क्या नाम से भी जाना जाता है आप लोगों को पता होगा, अलेक्जेंडर के नाम से भी सिकंदर को जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अब इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, ईरानी का शासन खत्म होके हम लोग कहां पढ़ेंगे, अब यूनानी का शासन में हम चलेंगे। यूनानी का, एक बात, यूनानी का शासन से पहले हम लोग जानते हैं क्या, कुछ कहानियां जानते हैं। फिलिप जो सिकंदर का पिता था, फिलिप जो था वो सिकंदर का पिता था, 359 बीसी मकदूनिया का शासक बना था। ठीक है, मकदूनिया का शासक, मकदूनिया कहाँ, एक यूनानी का जगह है, वहां का एक शासक कौन बना था? सिकंदर का पिता क्या नाम था? फिलिप, जो वहां का शासक बना था, राजा बना था, जिसको हत्या 329 बीसी में कर दिया गया। फिलिप का हत्या, फिलिप को 329 बीसी में मार दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद में 329 बीसी में 20 वर्ष में सिकंदर क्या बन जाएगा, यहाँ पे राजा बन जाएगा। ठीक है, कि कहां का? मकदूनिया का राजा बन जाएगा। उसने मकदूनिया का राजा बन गया। ठीक है, 329 बीसी में 20 वर्ष की आयु में सिकंदर ने शासक बन गया, मकदूनिया का शासक कौन बन गया? अब उसका पुत्र जो है सिकंदर, किसका पुत्र? फिलिप का पुत्र, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में हुआ था, और उसका दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सिकंदर का जो गुरु था वो कौन था? अरस्तु था। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। बहुत बार क्वेश्चन आया है, सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था, याद रखिएगा। उसने ज्ञान दिया क्या? जो भारत पर 326 बीसी में विश्व विजेता बनने का उद्देश्य से भारत पे आक्रमण कर गया, मतलब भारत पे वो क्या चाहता था? विश्व विजेता, भारत को जीत लेना है और अपने अंदर में कर लेना। कौन कहता था? सिकंदर कहता था। ठीक है, और उसने क्या किया? 326 बीसी में विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से आक्रमण किया और हिंदू कोश पर्वत को पार कर भारत में आया था। अच्छा, उससे पूछता है क्या, जो सिकंदर जो था ना, वो कौन सा पर्वत पार करके भारत पे आक्रमण किया? सबसे पहले कौन सा पर्वत पार करके आया था? कौन सा? हिंदू कोश पर्वत था, उसको पार करके भारत में आया, और सबसे पहले उसने तक्षशिला का शासक अंबी से संघर्ष करना, युद्ध करना स्टार्ट किया। लेकिन अंबी जो था वो बोला, महाराज आप चले जाइए, आपसे हम नहीं लड़ सकते हैं, और आपको उसने अपना समर्पण कर दिया। किसके सामने? सिकंदर के सामने। अंबी बोला, भैया आपको आप युद्ध लड़ेंगे तो आपको हम क्या करेंगे? उसमें सहायता भी करेंगे। ठीक है, आप दूसरा से लड़िए, हम आपको सहायता देते हैं, साथ देते हैं, आप हमको क्षमा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अंबी ने उसको क्या किया? सिकंदर को साथ भी दिया। जब उसने सिकंदर को साथ दिया तो उसके बाद सिकंदर कहां पहुंच गया? पंजाब के शासक पोरस के पास। पोरस से उसने युद्ध किया। पोरस के पास युद्ध किया, जो झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और यूनानी भाषा में इसको क्या होता है? हाइड्रे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो पोरस को झेलम का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद उस युद्ध में सिकंदर ने क्या किया? पोरस को हरा दिया, और पोरस इतना युद्ध अच्छा किया, जो उससे प्रभावित होकर सिकंदर ने बोला, जो तुमको क्या चाहिए, हम तुमसे खुश हैं,
तो बोला देखिए एक राजा का राजा के कैसे स्वागत किया जाता है आप उसको अच्छे से समझते हैं सिकंदर महाराज जी। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, अब तुम जितना हम प्रांत हम जीते हैं वो तुमको लौटा दे रहे हैं, मतलब अब तुम्हारा इस पे शासन रहेगा, हम जीत के तुमको ही दे दिया, मतलब जितना भाग जीता था वो पंजाब उसको दे दिया, किसको, सिकंदर को। सिकंदर किसको दे दिया, पोरस को दे दिया, जिसको पोरस को पोरू के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद सिकंदर के सेना ने बोला अब महाराज अंत करिए, युद्ध तो हो गया, अब हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। सिकंदर को मना कर दिया, क्योंकि बोला सिकंदर बोला जो व्यास नदी पार करके फिर हम युद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिकंदर की सेना बोला नहीं, अब व्यास नदी हम नहीं पार करेंगे, क्योंकि उसी टाइम ना एक चीज हुआ था, आपको बताए थे घनानंद जो एक क्रूर शासक था, मगध का क्रूर शासक था, उससे चाणक्य का क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था, झमेला हो गया था। वो क्या किया था, वो क्रूरता के कारण उसका जगह वहां का छोड़ के चल गया था, क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के पास में। तो चाहता था यदि सिकंदर इसमें आ जाएगा ना तो कुछ परेशानियां डालेगा। तो ये कौटिल्य चाणक्य जो था वो बहुत दिमाग का आदमी था, बहुत दिमाग थी, जो घनानंद के दरबार में रहता था, उसके बाद वो उससे झमेला करके वो चल गया था, कुछ क्रूरता के कारण चला गया था घनानंद से। तो वो चाहता था जो सिकंदर आए नहीं लड़ने, तो उसने मना कर दिया, सिकंदर के सेना में फूट डाल दिया, बोला कि देखो यहां बताओ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा हाथियां हैं मगध में, तुम नहीं लड़ पाओगे, नहीं जीत पाओगे। ये कौन बोला, चाणक्य बोला, कि चाणक्य इसीलिए बोला गया ना, चाणक्य उनको मना किया, और उसके बाद ऐसा फूट डाल दिया जो सिकंदर का जो सेना था वो बोला महाराज हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि मेरे को आप यूनान से लेके आए हैं, यूनान में भी बहुत सारा युद्ध किए हैं, हम युद्ध करते करते थक गए हैं। तब सिकंदर बोला जो नहीं, फिर भी वो कोशिश कर रहा था, नहीं चलो हम युद्ध करते हैं, ये देंगे वो देंगे, सब कुछ सम्राट देंगे, लेकिन वो लोग माना नहीं। तब वो क्या किया, सिकंदर के सेना ने व्यास नदी से जाने का मना कर दिया। देखिए सिकंदर के सेना व्यास नदी पार करने से मना कर दिया, और 19 माह भारत में रुका और 325 बीसी में वापस लौट गया, ठीक है। 19 माह तक भारत में ये लोग रुका था सिकंदर के सेना, सिकंदर, और 325 बीसी में वापस लौट गया था, ईसा पूर्व में वो लोग लौट गया था। उसके बाद सिकंदर क्या किया, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, यदि नहीं रहना चाहते तो उसने 2 सेना बनाया, 2 भाग में बांट दिया, बोला कि देखो एक भाग तुम लोग चले जाओ, कैसे जाओगे यूनान, तो बोला जो एक जलमार्ग के जल के सहायता से चल जाओ, और एक चलो स्थलीय सहायता से चलो, मतलब स्थल के सहायता से चलो। तो उसके बाद में जल का सेनापति कौन था, निकियस था, निकियस को बोला जो आप इसका ये संभालिए, और उसके बाद में थल का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटस था, याद रखिएगा। तो ये उसके साथ चला गया। तो उसके बाद 323 बीसी में 35 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन एक जगह था, वहां पे उनका मृत्यु हो गया, जाते टाइम ही वो मतलब कि जाते जाते ही उनको क्या हो गया, 33 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गया। तो बहुत बार क्वेश्चन आया जो सिकंदर का मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो बेबीलोन की जगह है वहां पे हुआ था। कितना बीसी में, कितना इसमें 323 बीसी में, ये याद रखिएगा। उसके बाद में कुछ यहाँ पे भारत में जो प्रभाव पड़ा, जो सिकंदर के लड़ने के बाद में जो प्रभाव पड़ा, क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये इसके बारे में हम देखते हैं। बौकेबला नामक नगर बसाया उसने, बौकेबला नामक नगर इसलिए बसाया जो सिकंदर जो युद्ध कर रहा था, जिस घोड़ा को प्रिय उसका घोड़ा था, जिसका नाम क्या था, बौकेबला, इसीलिए उसी के नाम पर एक जगह बचा दिया जो बौकेबला नामक शहर बसाया। उनका प्रिय उसने सिकंदर 3 शादियां किया था, ठीक है। उसमें से प्रिय जो उनका पत्नी था कौन था, रुखसाना था, याद रखिएगा। उसके बाद में उसने क्या किया, गांधार शैली का भी विकास सिकंदर से ही मिलता है, ठीक है, जो भारत का एकीकरण का विकास मिलता है। यूनान के साथ संपर्क का बढ़ते गया और व्यापार बढ़ते गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा हर समय, जो हम आपको यूनान के आक्रमण के बारे में पढ़ाए हैं और ईरान के आक्रमण में क्या पढ़ाए हैं आपको, ईरान का सबसे पहला वंश कौन था, हकमनी वंश था, ठीक है, जो भारत पे सबसे पहला आक्रमण किया, सफल आक्रमण कौन किया था, डायरियस वन ने किया था, याद रखिएगा। और उसके बाद में
लास्ट में कौन था? ये ईरान का शासक लास्ट में कौन था? डारियस 3 था, जिसको क्या सिकंदर ने हरा दिया और हकमनी वंश का भारत से अंत कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में आ गया था फिलिप जो था, फिलिप कौन था? सिकंदर का पिता था। तो सारा कुछ हम आपको पढ़ाए हैं, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, जो आप इसको पढ़ लेंगे तो सारा ऑब्जेक्टिव आपको हो जाएगा। जो आपसे पूछ सकता है, जो भारत मौर्य काल से पूर्व भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण कौन किया था? तो आप बता सकते हैं ईरानियों ने किया था। ईरानियों का राजा का नाम पूछेगा, कौन था प्रथम? तो आपको सफल भी पूछेगा, असफल भी पूछेगा। ये असफल बोलेगा तो साइरस टू था, और सफल आक्रमण डेरियस 1 था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कैसा लगा क्लास? अच्छा लगे कमेंट कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्त लोग तक शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।